Good morning all of students. Today we'll teach about the validity of ray optics, किरण प्रकाशिकी की वैधता इन फिजिक्स भौतिकी में। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा वीडियो YouTube चैनल पर उपलब्ध है। सबसे पहले वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि किरण प्रकाशिकी की वैधता क्या है, द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जानते हैं कि जब कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज किसी ए आकार के द्वारा छिद्र, जिसको झिर्री भी बोलते हैं, तो गुजरता है, जिसका आकार ए दिया गया है। तो हमने कोई मान लिया 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, हमने सपोज कर लिया कि ए आकार का कोई द्वारक है, और उस आकार से जब कोई समांतर प्रकाश पुंज गुजरता है, ये है, और इसका आकार क्या मान लिया गया, ए है, और ये सोर्स है, और यहाँ से प्रकाश ऐसे गुजर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि द्वारक से जैसे ही आगे प्रकाश जाता है, तो विवर्तन के कारण क्या होता है कि फैल जाता है। प्रकाश का विवर्तन होता है, जैसे झिर्री से गुजरता है, छिद्र से गुजरता है, तो प्रकाश का विवर्तन होता है, और विवर्तन के पश्चात ये क्या होता है, ये फैल जाता है। यहाँ पर पर्दा अगर कर देंगे तो संपूर्ण पर्दे पर प्रकाश दिखाई देगा। इसका मतलब है कि छिद्र से जैसे ही प्रकाश निकला, तो प्रकाश निकलने पर वो फैल गया, और जब प्रकाश फैल जाता है, विवर्तित पुंज की जो अधिकांश तीव्रता होती है, तो मैंने बताया था कि यहाँ मिडिल बिंदु पर बीच में यहाँ पर ओ बिंदु माना गया था पिछली वीडियो में आपने, और इस बिंदु को आपने पढ़ा था केंद्रीय उच्चिष्ट। तो जैसे ही स्रोत से प्रकाश गुजरेगा तरंग पुंज के रूप में, और छिद्र से होकर जैसे आगे जाएगा, तो छिद्र से होकर के जैसे आगे जाता है, तो विवर्तन होता है, अर्थात वो छिद्र से विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाता है, या अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि फैल जाता है। और जब प्रकाश का फैलाव होता है, तो अधिकांश भाग जो होता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट में ही निहित होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश हमको यहाँ पर दिखाई देगा, और धीरे धीरे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता कम होगी, और इसी तरह से वो से नीचे की ओर जाएंगे तो प्रकाश की तीव्रता कम होगी। ऐसी कंडीशन होती है किसी छिद्र से प्रकाश के गुजरने पर। तो अब इसमें होता क्या है कि जो सबसे अधिक तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट पर होगी, और केंद्रीय उच्चिष्ट में जो कोणीय चौड़ाई होती है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई है, उसको हमने पढ़ा है लैम्डा अपान ए। उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है लैम्डा अपान ए। हमने डी आकार का द्वारक माना था पिछले वीडियो में, तो हमने लैम्डा अपान डी लिखा हुआ था। यहाँ पर ए आकार का माना है, तो लैम्डा अपान ए हो गया। तो ये तो हो गई हमारी कोणीय चौड़ाई। अब हम देखते हैं कि जेड दूरी, जो ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज निकल रहा है, वो जेड दूरी तय करने के बाद, जो प्रकाश पुंज है वो जेड दूरी तय करने के बाद जब जेड दूरी तय कर लेता है, तो इसकी रेखीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, रेखीय चौड़ाई। तो रेखीय चौड़ाई का भी आपने फार्मूला पढ़ा है, तो ये हो जाएगा जेड इंटू लैम्डा अपान ए। ये हो जाएगी इसकी रेखीय चौड़ाई। तो ये कोणीय चौड़ाई हो गई, और ये रेखीय चौड़ाई हो गई, जिसका अध्ययन आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब इससे होता क्या है कि रेखीय चौड़ाई भी हमने निकाल लिया, और कोणीय चौड़ाई भी निकाल लिया, और यहाँ पर मान लिया कि प्रकाश का जो तरंग पुंज है वो जेड दूरी तय करता है। तो अब अगर हम ये मान लें कि जो विवर्तित पुंज है, और विवर्तित पुंज का मतलब कि प्रकाश स्रोत से तरंग निकली, और ये प्रकाश तरंगें निकलने के बाद यहाँ से विवर्तन शुरू होगा, और विवर्तित पुंज जो होगा वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से विवर्तन शुरू होगा, तो यहीं से कहलाएगी विवर्तित पुंज। तो जो विवर्तित पुंज है, विवर्तित पुंज द्वारा तय की गई वह दूरी, जो ये विवर्तित पुंज है इसके द्वारा तय की गई वह दूरी, जिसके बाद पुंज का विस्तारक द्वारक के आकार के बराबर हो जाए। तो हमने द्वारक का आकार माना है ए, और जो ये विवर्तित पुंज है, इसका जो ये विस्तार हो रहा है, ये विस्तार इस द्वारक के आकार के बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्रेनल दूरी, और उसको हम डिनोट करते हैं जेड एफ। जेड एफ इसको कहते हैं फ्रेशनल दूरी, फ्रेशनल
दूरी। तो फ्रेशनल दूरी आप लोग समझ गए होंगे कि अगर विवर्तित प्रकाश पुंज जब विवर्तन के पश्चात दूरी तय करता है तो विवर्तित प्रकाश पुंज के द्वारा तय की गई दूरी द्वारक के आकार के बराबर हो जाए, जो पुंज का विस्तार यहाँ पर हो रहा है ये विस्तार इस द्वारक के आकार के बराबर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम फ्रेशनल दूरी। तो परिभाषित कैसे करेंगे, तो परिभाषा हम लिखित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे फ्रेशनल दूरी की, तो आइए देखते हैं कि फ्रेशनल दूरी की परिभाषा किस प्रकार से होगी। तो ये होगा कि विवर्तित पुंज द्वारा तय की गई वह दूरी जिसके बाद पुंज का विस्तारण द्वारक के आकार के बराबर हो जाए उसे कहते हैं फ्रेशनल दूरी, और इसको डिनोट करते हैं ZF से। अब जो फ्रेशनल दूरी है, तो अगर फ्रेशनल दूरी को हमने Z यहाँ पर जो प्रकाश पुंज के द्वारा तय की गई दूरी थी उसको Z माना था, और फ्रेशनल दूरी ZF है। अगर हम Z को ZF के बराबर मान लें, अर्थात ये A के बराबर है, यही फ्रेशनल दूरी है। और फ्रेशनल दूरी कब होगी, जब इस द्वारक के इसका फैलाव बराबर हो जाएगा, तो हमने इसको इसके बराबर मान लिया। जब बराबर मान लेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी इसमें कि ये हो जाएगा बराबर आपका ZF और ये हो जाएगा लैम्डा अपान A। इस फार्मूले में Z के स्थान पर क्या हो जाएगा, ZF हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा A के। इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम फ्रेशनल दूरी ZF का मान निकालना चाहें तो ZF बराबर हो जाएगा ZF बराबर हो जाएगा A² अपान लैम्डा। ये फ्रेशनल दूरी हो गई। तो पहली कंडीशन इसमें क्या है कि यदि हम मान लें कि Z का मान कम है और ZF का मान ज़्यादा है, अगर Z का मान कम है और ZF का मान ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में विवर्तन के कारण जो विस्तारण है, विस्तारण क्या होगा, नगण्य होगा। ऐसी कंडीशन में जो विस्तारण होगा वो नगण्य होगा, नगण्य। विस्तारण कैसा होगा, नगण्य होगा। किरण प्रकाश की वैध रहेगी, जो किरण प्रकाश की है वो वैध रहेगी, किरण प्रकाश की वैध रहेगी। और दूसरी कंडीशन है, द्वितीय कंडीशन में कि यदि अब हम मान लें कि जो Z का मान है वो बड़ा हो जाए और ZF का मान मतलब फ्रेशनल दूरी कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि विवर्तन प्रभावी हो जाएगा। जो विवर्तन होगा वो प्रभावी हो जाएगा, प्रभावी विवर्तन प्रभावी हो जाएगा। इसमें जो विस्तार हो रहा था वो नगण्य है, अब इसमें क्या होगा, विवर्तन प्रभावी हो जाएगा। जब विवर्तन प्रभावी हो जाएगा तो विस्तार भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो किरण प्रकाश की है वो वैध नहीं रहेगी। किरण प्रकाश की क्या होगी, वैध नहीं रहेगी इसमें, अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर उदाहरण के लिए हम मान लें कि जो हमारा द्वारक है, तो द्वारक 1 मिलीमीटर हो, द्वारक कितना हो, 1 मिलीमीटर हो, और प्रयुक्त जो तरंगदैर्घ्य प्रयोग की जा रही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम हो। ऐसी कंडीशन में हो तो फ्रेशनल दूरी जो ZF की वैल्यू होगी उसका फार्मूला हमने निकाला है A² अपान लैम्डा। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻³ मिलीमीटर को हमने चेंज कर लिया मीटर में। अब ये स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दिया। लैम्डा का हमने मान निकाला है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अब इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 2 मीटर। मतलब क्या होगा, फ्रेशनल जो दूरी आई वो 2 मीटर आई। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि 2 मीटर दूरी तक
विवर्तन का प्रभाव नगण्य माना जा सकता है। इसका रिजल्ट क्या निकला कि 2 मीटर दूरी तक विवर्तन का प्रभाव नगण्य माना जा सकता है। तो ये हो गया आपका फ्रेक्शनल दूरी, और फ्रेक्शनल दूरी किस तरह से प्रभावी है।